गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे छोटे से प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले आपको ये कोटेशन दिख रहा होगा सामने। वेट, हाँ, जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारे हारने का इंतज़ार कर रहे हैं। और आपको जब भी डीमोटिवेशन आए ना, पढ़ने का मन ना हो, तो आप इस कोटेशन को आप जैसे मैंने क्या किया है, वॉल पे लिखकर वास्तव में चिपकाया हुआ है अपने रूम पे। तो मुझे जब डीमोटिवेशन होता है तो मैं इसको ज़रूर एक बार देखती हूँ, तो मुझे अलग से आग लग जाती है अंदर, लिटरली आग लगती है उन लोगों के लिए जो चाहते हैं दिल से कि इसका कहीं सिलेक्शन ना हो। बहुत मैं आप लोगों की सभी की भावनाएं समझ सकती हूँ, और हर एक इंसान के, चाहे वो रिलेटिव्स हों, चाहे वो फ्रेंड्स हों, चाहे वो समाज वाले हों, कोई ना कोई ऐसा उनकी लाइफ में होता है वो जो दिल से चाहते हैं कि इसका मतलब कहीं सिलेक्शन ना हो, इस लड़की का या इस लड़के का कभी सक्सेस ना हो। तो ये कोटेशन सबके रूम पे चिपकी होनी चाहिए, मतलब बहुत मोटिवेट, मुझे तो बहुत मोटिवेट करती है। और रही बात सिलेक्शन की, तो अगर प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, अगर आपका एक बार प्रीलिम्स में भी किसी स्टेट पीएससी, यूपीएससी, फिर कोई भी वनडे एग्जाम में एक बार क्रैक हो गया है ना, तो नेक्स्ट स्टेप के लिए आपके पास डबल मेहनत के लिए वो जज्बा आ जाएगा, डबल कॉन्फिडेंस आ जाएगा, डिटर्मिनेशन आ जाएगा, हार्डवर्क आ जाएगा। बस एक स्टेप क्रॉस करने की ज़रूरत है, तो आपके अंदर वो पर्सनैलिटी डेवलप अपने आप हो जाएगी। और तो हाँ, आज शुरू क्या करने वाले हैं, एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी में क्या, हिस्ट्री क्लास 6 की स्टार्ट करेंगे। और टारगेट ये रहेगा कि लगभग 15 से 20 दिन में क्लास 6 को कंप्लीट करें। देन उसके बाद 7th 8th 9th 10th 11th 12th, अगर लगेगा कि 11th 12th पढ़ना चाहिए तो ठीक है, क्योंकि जो हिस्ट्री होती है वो एमपीपीएससी की बात करें तो 8 से 10 क्वेश्चंस आते हैं हिस्ट्री में, तीनों एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न को, तीनों को मिला के। और यूपीएससी में तो 15 से 20 क्वेश्चंस आते हैं, और जो कि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूपीपीएससी में भी ऐसे ही 20 से 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो एनसीईआरटी और पढ़ना एनसीईआरटी ही क्यों है, वैसे तो एनसीईआरटी के लिए बहुत सारी जैसे स्पेक्ट्रम हो गई, विपिन चंद्र हो गई, बहुत सारे ऐसे रेफरेंस बुक्स मिल जाएंगी, बट वो ना उनकी लैंग्वेज टफ़ होती है। और एनसीईआरटी अगर हम क्लास 6 की पढ़ेंगे तो क्लास 6 के बच्चे को कितना ही टफ़ लैंग्वेज देंगे, कितना दे सकते हैं, नहीं देंगे ना ज़्यादा टफ़, बहुत ही ईजीली वे में समझाया जाएगा, विथ मैप, विथ कॉन्सेप्ट, है ना। तो यहाँ पे और मैंने लगभग 5 से 6 दिनों में क्लास 6 की एनसीईआरटी विथ नोट्स कंप्लीट करी है। और जो नोट्स हैं वो ज़्यादा नहीं है, 12 से 15 पेजेस के हैं, तो आप इनको वीकली रिवाइज कर सकते हो। और यकीन मानिए पीएससी के लिए, यूपीएससी के लिए तो एनसीईआरटी एक गीता हो गई, एक जैसे वनडे एग्जाम्स के लिए ल्यूसेंट गीता मानी जाती है, वैसे ही स्टेट पीएससी या यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी गीता मानी जाती है। और अगर मेरे साथ आप करते जाएंगे, मेरे साथ करने का फ़ायदा ये है, ऐसे तो बहुत बड़े बड़े टीचर्स हैं यूट्यूब पे जो आपको कराएंगे, लेकिन वो ना 2-2 घंटे, ढाई घंटे आपके टाइम लेंगे एक चैप्टर्स के लिए, क्योंकि मैंने खुद करा हुआ है और क्योंकि मैंने खुद पढ़ा हुआ है, नोट्स बना लिया है। तो आपको मैं सिर्फ ये बताती जाऊंगी कि ये जो पर्टिकुलर ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ऐसे फैक्ट निकल के आएंगे, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्योंकि मैंने किया हुआ है वो चीज़। तो आपको जो 2-2.5 घंटे अदर यूट्यूबर्स या फिर अदर टीचर्स बता सकते हैं, वो मैं आधे घंटे में ट्राई करूँगी, आधे घंटे में मे भी ना हो, बट हाँ ट्राई करूँगी। और मेरी जो वीडियोज़ होंगी वो 20 से 25 मिनट से ज़्यादा नहीं होंगी। तो लेट्स स्टार्ट। अब क्लास 6 की एनसीईआरटी है, तो बच्चों को समझाया कैसे जाता है कि स्टोरी के फॉर्म में। लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है कि रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी और अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी जहाँ पे लिखा था 100 साल पहले। तो कोई भी क्लास 6 की बच्ची जब 100 साल पहले ऐसे टाइटल कोई पढ़ेगी तो उसके मन में यही आएगा, और हम सबके मन में आता है कि आखिर 100 साल पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो कैसे पता चलेगा। तो उसका एक ही माध्यम है कि हम अपने इतिहास को जानें, इतिहास को पढ़ें कि हड़प्पा सभ्यता में क्या हुआ, उस टाइम के लोग कैसे पहली बार गेहूं को उगाया, कैसे पहली बार पहिए की खोज की, कैसे पहली बार आग की खोज की, कैसे पहली बार अपना स्थायी जीवन प्रारंभ किया, कैसे पहली बार मतलब तरह तरह की जो कलाकृतियाँ हैं, मोहर हो गए या फिर मृदभांड हैं, मिट्टी के बर्तन बनाना कैसे, मतलब ये। और जो मॉडर्न हम लोग जो मॉडर्नाइजेशन कहते हैं कि अपन बहुत मॉडर्न हो गए, बहुत मॉडर्न हो गए, असली मॉडर्नाइजेशन तो हड़प्पा सभ्यता में हुआ था। उस टाइम पे मतलब नालियाँ ऐसी थी, जो हमारा जो उस टाइम पे जो रोड थी वो ग्रिड पद्धति पर थी, ऐसे चौकोर होती थी। जो मुख्य मार्ग होते थे उत्तर से दक्षिण, और जो उनकी सहायक मार्ग होते थे पूर्व से पश्चिम, मतलब ऐसे ऐसे चीज़ें थी। और रोड किनारे ही, सड़क के किनारे ही क्या होते थे,
नालियाँ होती थी, बाकायदे मेल होल लगे होते थे कचरा इकट्ठा करने के लिए, वो नालियाँ ढकी होती थी। बहुत मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो अभी आप हम अपने स्मार्ट सिटी में जो इंदौर हर 5वें 6ठे बार आ रहा है हर साल से, तो ये सब कहाँ से सबक ले रहे हैं? ये अपने इतिहास से पढ़ के ही तो सबक ले रहे हैं, हिस्ट्री से। ऐसे तो है नहीं कि कोई पैदा होते ही बहुत बड़ा मतलब इंजीनियर हो जाएगा, डॉक्टर हो जाएगा। कहीं ना कहीं से तो सीखेगा, और सीखेगा कहाँ से? इतिहास एकमात्र मतलब साधन है हम अतीत के बारे में जानने के लिए, कि अकबर ने क्या किया, बाबर ने क्या किया, जो ब्रिटिशर्स आए उन्होंने हमारे साथ कैसे कैसे दुर्व्यवहार, कैसे कैसे बर्ताव किए। ये सारी चीज़ें जानने के लिए हमें इतिहास तो पढ़ना पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब ये जो पैराग्राफ है ये कुछ भी नहीं है, पढ़ना ही नहीं है, और आगे चलते हैं। यहाँ पे बस यही बताया गया है कि इतिहास के बारे में कैसे जाने, मतलब क्या क्या जान सकते हैं कि पहले के लोग किस तरह के घरों में रहते थे, कैसे मतलब पशुपालक, कृषिकों, शासकों, जो विभिन्न प्रकार के शिल्पकार थे, संगीतकार थे, मतलब उनके जीवन में क्या क्या चीज़ें थी, क्या कठिनाइयाँ थीं। तो कुल मिला के जो प्राचीन काल में राजनैतिक जो भी प्रशासन था वो कैसा था, अर्थव्यवस्था कैसी थी, है ना। अर्थव्यवस्था में कृषि आ जाएगा, कृषि कैसी थी, पशुपालन कैसे होता था, कौन कौन से पशु पाले जाते थे, उन पशुओं से क्या फ़ायदा उठाया जाता था, क्या नहीं उठाया जाता था, है ना, सारी चीज़ें। और वहाँ स्थायी जीवन कैसे प्रारंभ हुआ, तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। तो पढ़ना नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है इम्पोर्टेंट। लोग कहाँ रहते थे, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट निकल के आएगा। आप लोग जब पढ़ेंगे तो नॉर्मल लगेगा, बट मैंने जब पढ़ा तो मुझे समझ आया, और सर ने भी बताया, मैंने जहाँ से पढ़ा है, कि नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादकों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखिर शिकार भी करते थे। तो यहाँ पे पता चलता है कि जो आरंभिक मानव, पहली बार मानव कहाँ पे, कौन सी नदी के तट पर निवास करने प्रारंभ किए, तो नर्मदा नदी के तट पर। वहाँ के जो लोग थे वो कैसे थे, तो संग्राहक थे। वो जानवरों का शिकार करके अपने भोजन का, या फिर जंगलों से फल फूल थे उनको सबको लेके संग्रह करके अपने भोजन का निर्माण, मतलब भोजन के लिए उस पर निर्वाह रहते थे, है ना। तो नर्मदा नदी के आसपास ही लोगों का प्रारंभिक जीवन जो है, मानव का प्रारंभिक जीवन शुरू हुआ। बस इतना इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा ऐसे लिख लेना कि आरंभिक मानव का जीवन कहाँ शुरू हुआ, नर्मदा नदी के किनारे। अब ये है कि जो उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथार पहाड़ियों का पता लगाओ। ऐसे स्थान जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया। आपको पता होगा कि जो गेहूं और जौ का सबसे पहले जो कृषि का प्रारंभ हुआ है वो मेहरगढ़, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है ना, पाकिस्तान में है मेहरगढ़। तो वही कहना चाह रहा है, इसको थोड़ा अलग तरीके से बोल दिया गया है कि भारत के उत्तर पश्चिम में, ये मान लो ये भारत है, सॉरी क्या बना रही हूँ मैं, आप मैप ही देख लो डायरेक्ट। ये जो भारत है इसके उत्तर पश्चिम, ये भारत है पूरा, है ना, यहाँ से पूरा, और ये उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथार की पहाड़ियाँ हैं, यानी ये पाकिस्तान का हिस्सा है। और यहाँ पे सबसे पहले गेहूं और जौ का उत्पादन स्टार्ट हुआ। तो कहना यही चाह रहा है कि मेहरगढ़ में सबसे पहले कब हुआ स्टार्ट, लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्टार्ट हुआ। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि जो सुलेमान, ज्योग्राफी में आ सकता है कि सुलेमान और किरथार की पहाड़ियाँ भारत के किस तरफ स्थित हैं। अब आप सभी को पता होगा ये होता है ईस्ट यानी पूर्व, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। और जो सुलेमान और किरथार की पहाड़ियाँ हैं भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित हैं, उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट, है ना, नॉर्थ वेस्ट में स्थित है। और ये भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं पूछ सकता कि सबसे पहले मानव ने अनाज उगाना कहाँ प्रारंभ किया था, कि मेहरगढ़ ना दे के आपको पहाड़ियों के रूप में दे सकता है कि विंध्य की पहाड़ियों के आसपास की, गारो की पहाड़ियों के आसपास की, किरथार व सुलेमान की पहाड़ियों के आसपास। तो आपको ये लगाना है सुलेमान व किरथार की पहाड़ियों के आसपास। तो ऐसे एनसीईआरटी ऐसी फैक्ट्स मतलब हमें दिखाती है जो कॉन्सेप्चुअल बेस होते हैं और एक न एक से लिंक रहते हैं। और यूपीएससी के लिए तो बाइबल है भाई एनसीईआरटी, स्टेट पीएससी के लिए, क्योंकि मेंस में बहुत कॉन्सेप्ट आएंगे काम। फिर ये मैप देख लेना अगर देखने की ज़रूरत पड़े।
देन यहाँ पे सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। सहायक नदियाँ, आप देखो बहुत ही इजी लैंग्वेज में दी है। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है, सिंपल है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। अब पूछ सकते हैं कि आरंभिक नगर, देखो आरंभिक मानव कौन सी नदी के किनारे, आरंभिक मानव नर्मदा नदी है ना, और जो आरंभिक नगर हैं वे सिंधु नदी के आसपास 4700 वर्ष पूर्व। और अगर पूछे कि पहले सिंधु नदी के आसपास आरंभिक नगर फले फूले की गंगा नदी, तो बोलेंगे सिंधु नदी, क्योंकि सिंधु नदी के, आपको ऐसे लिख लेना नोट्स में कि आरंभिक नगर इज इक्वल टू 4700 वर्ष पूर्व सिंधु नदी के किनारे, आरंभिक नगर इज इक्वल टू 2500 वर्ष पूर्व गंगा नदी के किनारे। तो ऐसा भी कभी कभी आ जाता है यूपीएससी जैसे एग्जाम्स में कि मतलब क्रम से सजाइए कि सबसे पहले आरंभिक नगर सिंधु नदी के किनारे, फिर गंगा नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे वगैरह वगैरह। तो आपसे फैक्ट ये सारे जब आपको पता रहेंगे, यूपीपीएससी में भी ऐसे पूछा जाता है, एमपीपीएससी में भी क्या पता है ऐसे ही आने लगे, क्योंकि जो लास्ट टाइम का हमने दिया था उसमें 70 कट ऑफ गया था। इतना मतलब टफ पेपर हो गया था कि जिन्होंने एकदम डीप कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा था उन्हीं का मतलब क्लियर हुआ था, और उनमें से एक लकी मैं भी थी कि मेरा भी क्लियर हुआ। इस बार तो खैर बहुत ही अच्छे मार्क्स आए हैं, तो इस बार तो मतलब खैर ल्यूसेंट ही जो पढ़ के चला गया होगा और एमपी, तो उससे ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं आया था खास। तो फिर इसके आगे ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल कट कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। फिर ये भी कट कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, देश का नाम कैसे पड़ा। हम क्या यूज करते हैं, इंडिया करते हैं या फिर भारत करते हैं या फिर हिंदुस्तान करते हैं। तो आपको सीधे सीधे यहाँ पे इतना पढ़ना क्या है, सीधे सीधे मैं 3 चीज़ें बताती हूँ, 2 चीज़ें कि इंडिया नाम कैसे पड़ा, यूनानियों ने दिया, और जो भारत नाम कैसे पड़ा, भरत वंश के नाम पे, तो वो हमने ही अपने आप में दिया, मतलब कि जो हमारे हिंदुस्तानी रहे हैं, भारतवासी रहे हैं, ऋग्वेद में इनका वर्णन मिलता है, तो उन्होंने दिया। और ये नाम कैसे पड़ा कि जो सिंधु नदी है, सिंधु को क्या कहते थे, हिंदू कहते थे, तो हिंदू से हिंदोस पड़ा और फिर हिंदुस्तान पड़ गया ईरानियों द्वारा। देन आगे चलते हैं, इसमें ऐसा कुछ और फैक्ट नहीं है, आगे चलते हैं। अतीत के बारे में कैसे जानें, यहाँ पे इतना कुछ खास नहीं है, बट हाँ पढ़ लेते हैं। अतीत की जानकारी हमें कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना। अब हिस्ट्री जो होती है उसके जो स्रोत होते हैं, हिस्ट्री को हम कैसे जानेंगे, स्रोत कितने होते हैं, 2 होते हैं, एक साहित्यिक स्रोत होता है और एक पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत जैसे कि जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र साहित्यिक स्रोत है, राजनीति शास्त्र के बारे में अर्थशास्त्र बताता है कि मौर्य काल में कैसी कैसी वहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी, कैसी राजनीतिक व्यवस्था थी, है ना। और जैसे इंडिका हो गई, वो मौर्य काल के बारे में बताता है। समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति हो गई, वो समुद्रगुप्त या गुप्त काल के बारे में बताता है। तो एक साहित्यिक स्रोत हो जाता है और एक पुरातात्विक, जैसे कि हड़प्पा में ही जितने भी लोथल हो गया, या फिर गोदीवाड़ा हो गया, कालीबंगा हो गया, कालीबंगा में चांहुदड़ों में लिपस्टिक मिले हैं। तो हम ये पता कर सकते हैं कि आज की लड़कियां या फिर हम सभी लोग जो भी मेकअप करते हैं, तो वो आज की देन नहीं है, वो हड़प्पा सभ्यता यानी आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व आ गई थी। मेकअप के जो चीज़ें हैं, लिपस्टिक, चूड़ी, बिंदी वगैरह, ये सारी चीज़ें पहले ही आ चुकी थी। तो जो स्रोत होते हैं, एक साहित्यिक होता है, साहित्यिक, और एक पुरातात्विक, है ना। तो ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कहा जाता है। पांडुलिपि को ही क्या बोला जाता है, मैन्यूस्क्रिप्ट। कभी कभी हो सकता है आ जाए कि मैन्यूस्क्रिप्ट क्या है, जो शब्दावलियाँ हैं वो आप ध्यान दिया करिए। तो पांडुलिपि को ही मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। और पांडुलिपि होती क्या है, जो हाथ से लिखी गई होती है डायरेक्ट। और ये लिखी किसमें जाती थी उस टाइम पे, जो ताड़पत्र होते थे, जो ताड़पत्र भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से भोजपत्र पर लिखी जाती थी। ये थोड़ा सा यहाँ पे आप नोट कर लेना थोड़ा सा, कि पांडुलिपि क्या होती है, हाथ से लिखी जाने वाली लिपि होती है जो ताड़पत्र पर लिखी जाती है। ताड़पत्र कौन से किस पेड़ पर, मतलब किस पेड़ की छाल से ताड़पत्र जो था बनाया जाता था, भुर्ज नामक पेड़ की छाल से। और ये जो भुर्ज नामक पेड़ है, ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन बन सकता है कि मोस्टली किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है। बस
अब इस पैरा में ऐसा कुछ नहीं है, आप बिल्कुल स्किप करो, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा अभिलेखों का अध्ययन आ गया है, बट यहाँ पे अभी की राजा रानी जो हैं अपने कभी प्रशंसा में कभी कुछ अभिलेख खुदवाए हैं, लेकिन अभी इसमें कुछ ऐसा फैक्ट नहीं है कि हम पढ़ें, तो इनको भी आप डायरेक्ट कट करके आगे बढ़ सकते हो। अब ये क्या है, क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे वगैरह वगैरह? तो ये सारी चीज़ें मतलब ऐसा कुछ है नहीं फैक्ट, बट हाँ एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो सकता है। तो अभी आप इस पेज को स्किप करिए। यहाँ पे 4700 वर्ष पूर्व के पात्र जो दाएं तरफ है, पुराना चांदी का सिक्का है। ये जो चांदी के सिक्के मिले हुए हैं इस तरीके से, और ये एक पात्र है 4700 वर्ष पूर्व का। तो इसमें कुछ क्या ही देखना है, कहाँ से मिला ये तो लिखा नहीं हुआ है, फिर भी ये सारा आप स्किप कर सकते हैं। एक बार पढ़ना हो तो ओवर रीडिंग कर लीजिएगा, बट ऐसा कुछ है नहीं इसमें, तो क्या मतलब है पढ़ने का। अब अतीत एक या अनेक, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे बिल्ड हो सकता है कि जो उस समय के शासक थे अपने विजयों का लेखा जोखा रखते थे, और यही कारण है कि उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। आज जो चाइना के साथ हमारा जो रिलेशन है, या फिर पाकिस्तान के साथ जो भी रिलेशन है, अदर कंट्रीज़ के साथ तो मतलब अच्छा है, वेल एंड गुड है, बट जो चाइना और पाकिस्तान है ये दोनों कंट्रीज़ ज़्यादा फुदुकती रहती हैं बीच बीच में इंडिया के लिए। तो उनके साथ हम कैसा रवैया अपनाएं या फिर कैसी कैसी चीज़ें अपनाएं, तो ये हम अपने पास्ट से सीख सकते हैं कि हमारे राजाओं महाराजाओं ने उस टाइम पे जब बाहरी आक्रमण हुए तो उन्होंने कैसा रवैया अपनाया। ये हम अशोक से सीख सकते हैं। अशोक ने जब कलिंग युद्ध में बहुत रक्त संहार देखा, लोगों को मरते देखा, लोगों को तड़पते देखा, तो उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया, और उनका ये मानना था कि विजय के बल पर जीतने से लाख गुना अच्छा है कि हम सद्भाव करके प्रेम को फैला के जीतें, लोगों का दिल जीतें। तो मतलब कि तभी तो भारत हमारा यही चाहता है ना, कि अभी भी यही चाहता है कि हम भैया शांति पूर्वक रहें, हम शांति से रहें और तुम शांति से रहो। लेकिन अगर एक बार बंदूक छिड़ी तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं भैया। एक बार अगर बंदूक चली तो अगर तुम उधर से एक बार ढाई करोगे तो इधर से हम 2 बार ढाई करेंगे। तो ये सारी चीज़ें पास्ट के जितने भी राजा हैं, हमारे महाराजा हैं, जिस तरीके से युद्ध में नीतियाँ अपनाते थे, उनका आज कहीं ना कहीं असर हो रहा है। मतलब असर तो पड़ेगा ही, क्योंकि हमारे पूर्वज ही तो थे राजा महाराजा। तो यही सब बताया गया है कि जो लेखा जोखा रखते थे उन्हीं से हमें पता चलता है कि शासकों द्वारा जो लड़े जाने वाली लड़ाइयाँ थीं वो कैसी थीं, कैसे होती। अब यहाँ पे फिर ये सब छोड़ देना है, तिथियों का मतलब ये सब छोड़ देना है आपको। हाँ ये पता होगा जो BC होता है, बिफोर क्राइस्ट होता है, जो ईसा मसीह हैं उनके जन्म के पहले को बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। एक मिनट, BC यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के, ये मान लो ईसा मसीह जी हैं पैदा हुए, तो BC हो गया ये जन्म के पहले, और AD हो गया ये जन्म के बाद। ये ईसा मसीह का जन्म हो गया, ये BC यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले, और AD जन्म के बाद। बस इतना ही ध्यान रखना, और बाकी कुछ इसमें ऐसा देखने लायक है नहीं। बाकी फिर अन्यत्र ये वगैरह वगैरह है, ऐसे ही है, हटा दीजिए आप, इसको छोड़ सकते हैं। बस यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। मिस्र के उत्तरी में तो अभी हमको वर्ल्ड हिस्ट्री तो पढ़नी नहीं है, कुछ भी ऐसा। उपयोगी शब्द हैं, यात्रा क्या होती है, पांडुलिपि बताया हमने कि पांडुलिपि क्या होता है, कि हाथ से लिखी गई होते हैं, और ये ताड़पत्र पर लिखे जाते हैं। अभिलेख क्या होते हैं, पुरातत्व इतिहास का, ये सब तो शब्दावलियाँ हैं। और फिर ये देखिए ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। नर्मदा घाटी के किनारे ये सुमेलित करने का, सीधे सीधे भैया NCERT से ना सीधे सीधे मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एनालिसिस किया, लगभग 1 महीने से वही कर रही हूँ दृष्टि IAS से। तो सीधे सीधे क्वेश्चन NCERT से आ जाते हैं प्रीलिम्स में, कि जैसे यहाँ पे सुमेलित करने को पूछा गया, अगर आप नहीं पढ़े रहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। नर्मदा नदी के घाट, एक मिनट देखो, नर्मदा नदी घाटी हमने क्या पढ़ा था कि जो आरंभिक मानव, और वो कैसे थे, संग्राहक थे, संग्रहण करते थे, आखेट थे, है ना, शिकारी थे। तो ये नर्मदा घाटी हो गया। फिर मगध क्या था, मगध पहला बड़ा राज्य था,
और क्यों था वो भी बताएंगे। अभी रुक जाइए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं कैसे होते हैं एनसीईआरटी से कॉन्सेप्ट क्लियर। देन है गंगा घाटी। ये पहले देखो, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ प्रथम नगर थे, गंगा घाटी और गारो पहाड़ियाँ। तो आरंभिक जो कृषि थी गंगा घाटी में, और जो गारो पहाड़ियाँ थी 25 सॉरी ये जो गंगा घाटी 2500 के पूर्व के नगर थे गंगा घाटी, और जो गारो पहाड़ियाँ थी ये आरंभिक कृषि थी, है ना। एक मिनट फिर से आप कर लो। देखो नर्मदा घाटी क्या है, नर्मदा घाटी आखेट तथा संग्रहण, मगध पहला बड़ा राज्य, सिंधु तथा गंगा घाटी 2500 वर्ष पूर्व के नगर थे, और जो सिंधु तथा सहायक प्रथम नगर थे, और गारो पहाड़ियाँ आरंभिक कृषि थी। अब देखो जो मगध था वो पहला बड़ा राज्य था अपने टाइम का। वो ऐसा क्यों था, ब्लैंक है ना, हाँ यहाँ पे ऐसा क्यों था। अब एनसीईआरटी से कहते हैं कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है, आपको मैं बताती हूँ कैसे। जो मगध था वो गंगा और उनकी सहायक नदियों के दक्षिण में बसा था। जब गंगा और उनकी सहायक नदियों के दक्षिण में बसा होगा कोई राज्य, तो नो डाउट जो वहाँ की जो भूमि होगी वो उपजाऊ होगी, भूमि उपजाऊ होगी। और जब भूमि उपजाऊ होगी तो कृषि मतलब मस्त वाली कृषि होगी। कृषि मस्त वाली होगी तो खाने के अलावा अधिशेष होगा, है ना। अधिशेष होगा ना बेचने के लिए, जो हम लोग बेचते हैं जो खाना। कृषि अधिशेष होगा तो व्यापार होगा, और व्यापार अपने आंतरिक तरीके से होगा, बाह्य भी होगा। जब व्यापार होगा तो पैसे आएंगे, यानी मुद्रा का निर्माण होगा। मुद्रा का निर्माण होगा तो हमारे नगरों का निर्माण होगा, है ना। तो इस तरीके से कि मगध ही पहला राज्य क्यों बना, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वो गंगा तथा उसकी सहायक नदियों के दक्षिण में स्थित था, और वहाँ पे जो भूमि थी बहुत उपजाऊ थी, जिससे वहाँ कृषि का उत्पादन अधिशेष के रूप में होता था। वहाँ से व्यापार शुरू हुआ, अनाजों का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता था तो व्यापार शुरू हुआ, फिर वहाँ से मुद्राएँ बनी, व्यापारियों का आवागमन शुरू हुआ, तो फिर नगरों का विकास हुआ इस तरीके से। तो मतलब फिर जो इसीलिए बहुत प्रथम जो महाजनपदों में से जो बहुत सबसे बड़ा जो महाजनपद था वो बहुत स्थायी था, वो था मगध। तो ऐसे कॉन्सेप्ट बिल्ड होते हैं एनसीईआरटी पढ़ने से। अब ये एक बार देख लेना, ये कृषि का प्रारंभ कब हुआ, 8000 वर्ष पूर्व। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर गंगा घाटी के, और मगध का बड़ा राज्य, और ये वर्तमान मतलब ये तो चलो ठीक है, मतलब देख लेना कि सिंधु सभ्यता के सबसे पहले जो आरंभिक नगर सिंधु नदी के किनारे हुए थे, उसके बाद गंगा घाटी के नगर, और जो आरंभिक मानव का निवास वो नर्मदा नदी के घाटी के किनारे हुआ था। और मगध का ही सबसे ज़्यादा विकास क्यों हुआ उस टाइम पे, वो भी मैंने आपको बता दिया है। और आगे चलते हैं, आओ चर्चा करिए। ये बच्चों के लिए होमवर्क टाइप में, आओ करके देखिए, कुछ नहीं पढ़ना है, बस हो गया। कितने मिनट हो गए, लगभग 22-23 मिनट हो गए, और फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, और लगभग 11 या 12 शायद 11 चैप्टर्स हैं। तो अगर ऐसे ही चलता रहता तो फिर 15-20 दिन क्या 11 दिन में हो जाएगा। और आई थिंक कि आप नोट्स भी बना रहे होंगे, और जो मैं कह रही हूँ नहीं पढ़ना है। और अगर आपको पढ़ना है, अगर आपके पास टाइम है तो फिर आप पढ़ सकते हो, एक बार ऊपरी सरसरी निगाह आप देख सकते हो। सो प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो कमेंट करना, लाइक करना, और प्लीज़ इस चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।